बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल वाली लास्ट स्लाइड से शुरू करते हैं काम के। हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हुए डिफरेंट टाइप्स की शेप ऑफ पाथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें पहली शेप ऑफ पाथ कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो तो शेप ऑफ द पाथ क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सेकेंडली हमने देखा कि अगर वेलोसिटी जो है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो तो जो पाथ है वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। थर्डली हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किसी सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड हो तो जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक हेलिक्स बनेगा। और फिर हमने देखा कि अगर रेडियस की इक्वेशन पे गौर करें एम बी ओवर क्यू बी, सो अगर बाय सम मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो रेडियस भी मुसलसल चेंज होगा, और मुसलसल चेंज होता हुआ जो रेडियस है वो कौन सी शेप बनाएगा, स्पाइरल शेप बनाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हो गया कल वाले लेक्चर का आउटकम। अब हम आते हैं मोशन ऑफ चार्जेस इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है रिलीज, और इससे अगली स्लाइड में एक वर्ड लिखा होगा प्रोजेक्टेड। सबसे पहले रिलीज का मतलब ये है कि आपने बस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ठीक है, सो देखें, अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट प्लेस कर देते हैं, प्लेस करने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में वेलोसिटी की जगह जीरो पुट करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फोर्स बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल और इवन परपेंडिकुलर भी हो किसी स्टैटिक चार्ज के, वो चार्ज जो रेस्ट पर हो, तो बच्चों उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि फोर्स एक्ट करने की शरायत में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर हो, फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने एक नेगेटिव चार्ज को रिलीज किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो रिलीज करने का मतलब है जैसे यहाँ पे रख दिया है तो ये यहाँ पे पड़ा तो नहीं रहेगा। नेगेटिव चार्ज है और किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कौन सा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है। और नेगेटिव की मूवमेंट जो है बच्चों वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती। और यही हम पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज भी स्पीड अप होगा, लेकिन ये जाएगा नेगेटिव की तरफ और ये जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों बातों को अगर हम इकट्ठा देखें कि हमने एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है और मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम पार्टिकल को रिलीज करते हैं, तो आपने भी देख लिया ना, मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स नहीं लगा सकती। तो पहला सवाल कि इन दोनों में से कौन सी फोर्स लगेगी, आंसर है जी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज करेगी, प्रोटॉन को रिलीज किया है तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज ही करेगी। बट देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज करेगी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोटॉन की स्पीड इंक्रीज करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये वो केस हो गया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, लेकिन दोनों में से फोर्स सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब है वर्ड प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब है थ्रो करना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने सपोज की है, हम इसके अगेंस्ट थ्रो कर दें या इसकी डायरेक्शन में थ्रो कर दें, एंगल तो 0 डिग्री या 180 डिग्री ही बनेगा, और जो फोर्स है उसकी इक्वेशन क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। स्टिल मैग्नेटिक फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन जब यही बात हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम कहेंगे कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट किया है, अलोंग प्रोजेक्ट किया है। लेकिन बच्चों पॉजिटिव चार्ज तो उससे पीछे है,
तो पॉजिटिव चार्ज तो उसको खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारे थ्रो किए हुए इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करना शुरू कर देगी, डिक्रीज। सिमिलरली प्रोटॉन को थ्रो करना है तो थ्रो करना है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे भी क्या होगा, उसकी स्पीड क्या करना शुरू कर देगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी, क्योंकि इंक्रीज तो बेटा खुद ही उसने करवा लेना है अलोंग द डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पर दोनों फील्ड्स मौजूद हों, बी भी और ई भी, तो बी का पहली मेरा बात कोई लेक्चर इफेक्ट नहीं चल रहा होगा, है। क्योंकि मोशन जो है वो मेरा अलोंग लेक्चर द चल लाइन है, पैरेलल है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करेंगे अगेंस्ट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है इन द डायरेक्शन और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करना है अगेंस्ट द डायरेक्शन। तो दोनों सूरतों में उनकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम सवालों का जवाब देते हैं। विच फोर्स विल एक्ट अगेन दिस टाइम ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड along the electric field its speed decreases, proton projected against the speed its speed also decreases। अरे बेटा यहाँ तक की स्लाइड समझ आ गई सबको। नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमने अप्लाई की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर हो रहा है परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कौन सा, नेगेटिवली चार्ज। तो जब इसको हम बिटवीन पैरेलल प्लेट्स थ्रो करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ। ये होगी पहली सिचुएशन जहां पे चार्ज पे कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है क्यू ई के बराबर। अब वही नेगेटिव चार्ज जब हम बी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली, तो इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो बच्चों यहां पर जो इसमें फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल पे वो क्या है, क्यू वी बी। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने दोनों फील्ड्स को इकट्ठा कर दिया परपेंडिकुलरली, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम बहुत सी डिफरेंट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इनसाइड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर प्रोजेक्ट करेंगे। तो बच्चों तीन काम होंगे। पहला, कुछ चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएंगे। दूसरा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डिफ्लेक्ट होंगे। तीसरा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होंगे। अब कौन से अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे, कौन से डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होंगे, कौन से अपवर्ड होंगे। तो देखिए डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लेकर जा रही थी, मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यू वी बी या फिर ई वी बी। अब ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है, बी हमने खुद अप्लाई किया हुआ है। तो वेलोसिटी, इसका मतलब है जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी उन पे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सी फोर्स होगी, मैग्नेटिक। तो बच्चों ज्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होंगे और कम वेलोसिटी वाले जो है वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट होंगे। सवाल पैदा होता है कि सेंटर से सीधा कौन से जाएंगे। तो बच्चों वो चार्ज पार्टिकल जिन पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि अपवर्ड है, उन पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स जो डाउनवर्ड है, ये बराबर हो जाए। तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास वेलोसिटी का आंसर आएगा v इज इक्वल टू ई ओवर बी। इस फॉर्मूला को और क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो यहां पर जो वेलोसिटी आगे आ रही है वो e बाय बी है। ठीक है। वो वेलोसिटी जो e ओवर b की वैल्यू से कम होगी उस पे चार्ज पार्टिकल्स अपवर्ड एक्सेलरेट करेंगे, और आगे वो वेलोसिटी जो ग्रेटर देन e बाय बी फैक्टर होगी वो पार्टिकल्स किस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेंगे। ये स्लाइड भी समझ आ गई बच्चों, वेलोसिटी सिलेक्टर वाली। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वेलोसिटी सिलेक्टर समझ आ गया तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटीज इस रेंज से इस रेंज तक है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि विच पार्टिकल विल मूव अनडेविएटेड, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है बच्चों, ई बाय बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, 300। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.2। तो आप देखें यहाँ पर कितना आंसर बनता है, जी बच्चों बताएं। 300 को 0.2 पे डिवाइड करना है,
ये तकरीबन 1500 मीटर्स पर सेकंड इसका आंसर आएगा बच्चों। इसका मतलब है इन वेलोसिटी वाले अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे जाएंगे और बाकी तमाम वेलोसिटीज जो हैं वो अप एंड डाउन शफल होती रहेंगी। सो हमने इस वेलोसिटी सिलेक्टर का करना क्या होता है, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हम एंटर करते हैं, बट हमें सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन चाहिए है जो यहाँ से स्ट्रेट एक ही लाइन में मूव करे, क्योंकि हमने आगे इसको प्रोजेक्ट करना है ई बाय एम चैम्बर में। ठीक है, ई बाय एम चैम्बर में जब इसने एक ही वेलोसिटी ने एंटर होना है तो दायरा भी बच्चों एक ही बनेगा, क्योंकि रेडियस की इक्वेशन क्या है, एम वी ओवर क्यू बी। तो सिंगल वेलोसिटी है, एक जैसी वेलोसिटी होगी तो तमाम पार्टिकल्स रेडियस भी एक जैसा बनाएंगे। अब यहाँ से चार्ज टू मास रेशियो की इक्वेशन कैसे बनती है, चार्ज टू मास रेशियो की इक्वेशन बनाने के लिए जो पहले बैलेंस यूज होता है वो क्या यूज होता है, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एक वी से एक वी कैंसिल हो गया, क्यू वी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। तो बच्चों यहाँ पे ई बाय एम बनाना है हमने, क्यू की जगह क्या लिख देंगे, ई। तो आप देखें ई बाय एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई कि चार्ज टू मास रेशियो की पहली इक्वेशन है वेलोसिटी ओवर बी आर। अब वेलोसिटी अभी हम पढ़ के आए कि वेलोसिटी तो ई बाय एम भी होता है, तो हम चार्ज टू मास रेशियो को ई ओवर बी स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो बुक में फाइनल फार्मूला है टू बी ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये फार्मूला भी जो है वो चार्ज टू मास रेशियो के लिए अप्लाई करके चीज़ों की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.75 10 पावर 11 कूलम्स पर केजी। ठीक है, प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 9.6 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम्स पर केजी, और ड्यूट्रॉन के लिए होती है 4.8 10 टू पावर 7 कूलम्स पर केजी। और ट्रीटियम के लिए आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर देना है, 3.2 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम्स पर केजी। और बच्चों अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन दोनों का चार्ज टू मास रेशियो सेम होता है, 4.8 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम्स पर केजी। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें या टेबल को मेमोराइज कर लें, यहाँ से आपको वैल्यूज हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। चलें आगे। इसके बाद बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह कौन ले लेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इक्वेशन बी ए कॉस थीटा, और ये थीटा हमें मेनली अंडरस्टैंड करना है क्योंकि सारे जादू मंत्र थीटा के ही हैं। अच्छा, ये अब यहाँ से यूनिट्स बनाते हैं, फाई वेबर, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर। तो आपने ये भी यूनिट याद रखना है कि जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको टेस्ला मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों टेस्ला को तो हम न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी पढ़ते हैं, 7 मल्टीप्लाई और एम मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो बच्चों ये क्या बन गया, जाउल पर एम्पेयर, क्योंकि न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जाउल्स के बराबर होता है। इज दैट क्लियर, गुड। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स क्या हुए, अरे बच्चों सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स मैंने पूछा है, वो यूनिट्स क्या होंगे, टेस्ला। और अगर आपसे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट पूछ ले तो आपने उसे बताना है टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर जाउल पर एम्पेयर, इसका यूनिट बता देना। और इससे आगे बच्चों सेम वही सिमेट्री है कि एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर है तो एरिया पैरेलल है। अब ये दोनों डायग्राम्स आपस में मैच करें, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फ्लक्स बनेगा, मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा। अब देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल कितने डिग्री बनेगा, 0 डिग्री, और फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। तो कौन सा फ्लक्स आ जाएगा, मैक्सिमम। जबकि यहाँ पे इस डायग्राम में जो एरिया है वो फ्लैट विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड है और ये उसका एरिया वेक्टर बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों आपस में कितने डिग्री पर हैं,
90 डिग्री पर, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का आंसर आना है वो कितना आना है, 0 आना है। समझ आई बच्चों? तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये आपने ध्यान में रखना है और इसको बार बार रिकॉल करना है। क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मैंने आपको सेंड किया हुआ है।